हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप। जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का प्रूफ दिया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम कैसे यूज़ करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। अब तक हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए 4 मेथड पढ़ चुके हैं। फर्स्ट मैंने आपको पढ़ाया था ग्राफिकल मेथड, सेकंड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड एलिमिनेशन मेथड और फोर्थ हमने बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का प्रूफ भी दिया था कि कैसे एलिमिनेशन मेथड से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को ड्राइव किया था। उसके कुछ एग्जांपल भी आपको करवाए गए थे और आपसे बोला था कि जो एक्सरसाइज 3.5 है 10th क्लास में जो एनसीईआरटी का मैथ है उसके आप एग्जांपल सोल्व करें कि जो भी आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया है, जो प्रीवियस एक्सरसाइज की जो स्टेटमेंट है उनको आप सब्स्टिट्यूशन की बजाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व कीजिए कि कितना आपको इजी लगता है। पहले वाले जो मेथड है उनसे ये टफ है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5। अब एक्सरसाइज 3.5 में हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कुछ स्टेटमेंट हमें गिवन होगी जिनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से सोल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक्सरसाइज 3.5। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास ये 10th क्लास का एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स है। एक्सरसाइज 3.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नीचे लिखे गए हैं 4 पार्ट है, इनमें से कौन सी इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होगा, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यानी कि सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि इन इक्वेशन ये जो इक्वेशन हमें गिवन है इनका कुछ सॉल्यूशन होगा भी या फिर नहीं होगा या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, अगर किसी भी इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तब हमें फाइंड आउट करना उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप किस टाइप से सोल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, जो इक्वेशन आपको दी गई है 3x सॉरी यहाँ x है माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। उसके बाद है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में जूम कर सकते हैं, इसको सेकंड। अब सबसे पहले ये चीज आप ध्यान में रखें कि जब भी आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हो तो वो जनरल फॉर्म में लिखी है कि नहीं, यानी कि ax प्लस by प्लस c, इस फॉर्म में वो इक्वेशन है जो लिखी हो, तभी आप चेक कर सकते हैं इजीली। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कांस्टेंट वैल्यू राइट साइड में गिवन होती है। अब c1 की वैल्यू कहां से निकालते हो, जब राइट साइड में आपकी वैल्यू क्या हो 0। यही क्या है जनरल टर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब इसको फर्स्ट एज्यूम किया है, इसको सेकंड हम यहां लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद, किससे कंपेयर करोगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। देन वी गेट, अब इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो x का कोएफिशिएंट क्या है a1 की वैल्यू 1, इसी तरह b1 की वैल्यू -3, ये आप निकाल चुके हैं पहले भी, और c1 की वैल्यू भी क्या है -3। अगेन लिखोगे सेकंड इक्वेशन के लिए कंपेयर इक्वेशन सेकंड विद, किसके साथ कंपेयर करोगे a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के साथ। अब यहां से देखिए देन वी गेट a2 की वैल्यू क्या आएगी, x का कोएफिशिएंट 3, b2 की वैल्यू -9, c2 की वैल्यू -2। नाउ अब आपने क्या फाइंड आउट करना होता है किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन देखने के लिए, वी विल फाइंड द रेशोज आप फाइंड आउट करोगे a1 बाय a2, b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2। अब जो a1 बाय a2 की वैल्यू है वो क्या होगी, a1 देखिए 1, यहाँ 3 यानी कि 1 बाय 3। इसी तरह जो b1 बाय b2 की वैल्यू है वो क्या होगी -3 बाय -9, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, यहां से देखिए 3 3 जा यानी कि 1 बाय 3 हो गया। तो उसके बाद c1 बाय c2, c1 की वैल्यू क्या है
-3 और उसके बाद C2 की वैल्यू क्या है -2। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 3/2। अब हमें यहां से क्या मिला, देन वी फाइंड A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और नॉट इक्वल है C1/C2 के। यानी कि जो पहले दोनों रेशोज हैं उनकी वैल्यू क्या है इक्वल, जो थर्ड रेशो है उसकी वैल्यू इक्वल नहीं है। तो ये किस टाइप की लाइन की इक्वेशन होगी, ये मैंने आपको बताया था कौन सी लाइन की इक्वेशन होगी, पैरेलल लाइंस। उसके बाद हम लिख देंगे हेंस दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑफ द इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन। यानी कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं वो कौन सी लाइन की इक्वेशन है, पैरेलल लाइंस की। और पैरेलल लाइंस के केस में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको पैरेलल लाइन की लीनियर इक्वेशन गिवन है तो हम उनका कोई भी सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो हम यहाँ लिख देंगे दीज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, यानी कि ये जो इक्वेशंस हैं इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। मेथड हम तभी अप्लाई करेंगे जब उनका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। अगर हम सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पा रहे तो आप कोई सा भी मेथड यूज करें उससे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका सॉल्यूशन ही नहीं। अब उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं जिसका सेकंड पार्ट है वो है 2x + y। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट पढ़िए तब तक आप। सेकंड स्टेटमेंट में जो रेशो है उनकी वैल्यू क्या क्या आएगी, किस टाइप से आप इनको सोल्व करोगे, लिखने का तरीका मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अब जो सेकंड पार्ट है वो है 2x + y इक्वल टू क्या गिवन है 5। अब ये इक्वेशन है, राइट साइड में क्या वैल्यू है कांस्टेंट, इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, यानी कि जनरल फॉर्म में बढ़ा देते हैं। 2x + y - 5 = 0। और जो सेकंड इक्वेशन है वो है 3x + 2y = 8। अब इसको भी जनरल फॉर्म में लिख लीजिए, 3x + 2y - 8 = 0। इसको फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिलता है a1 और b1। अब यहाँ सारी चीजें आप सेम लिखोगे जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया था कि कंपेयर द इक्वेशन फर्स्ट विद जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, उसके बाद इसी तरह सेकंड को भी, उसके बाद आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जहाँ a1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी x का कोएफिशिएंट यानी कि 2, b1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 और c1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी -5। उसके बाद a2 की वैल्यू होगी 3, b2 की वैल्यू होगी 2 और c2 की वैल्यू है -8। अब आपने रेशोज फाइंड आउट करनी, सारी चीजें आप साथ साथ लिखे जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि लिखने का तरीका यहाँ मैं आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ। a1/a2, a1 डिवाइड में a2 यानी कि 3, 2/3। उसके बाद देखिए b1/b2, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 2। अब देखो तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब हमें यहाँ से क्या मिला कि जो a1/a2 की वैल्यू है वो नॉट इक्वल है b1/b2। ठीक है, यहां से हमने क्या चेक किया कि ये जो दोनों रेशो है वो इक्वल ही नहीं है। दिस मीन्स ये जो इक्वेशंस है वो किन को रिप्रेजेंट करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन को, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि दोनों लाइनें किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। दिस मीन्स इन दोनों इक्वेशन का क्या कौन सा सॉल्यूशन होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब हम उस यूनिक सॉल्यूशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड आउट करेंगे। अब इतना करने के बाद देखो मैंने डायरेक्ट लिखा, आप सारी चीजें लिखे कि किससे कंपेयर कर रहे हो, कैसे वैल्यू निकाल रहे हो और किस टाइप से आपने जो रेशो है ये चेक किया, उसके बाद ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सारी चीजें ये आपको एग्जांपल में भी मिल सकती है और मैं आपको साथ के साथ बताता भी हूँ। उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अब हम क्या लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, x y और 1, ये आप प्रूफ में पढ़ चुके हैं। अब यहां आप क्या लिखते हैं, यहां b c a b, इसी तरह b c a b, फर्स्ट के साथ आप 1 1 लगाएं,
सेकंड रो में आप 2 2 लगाएं। अब जो x के डिवाइड में आने वाला है वो क्या है, b1c2 माइनस b2c1, यानी कि x डिवाइड में यहाँ b1c2 माइनस में b2c1 और y डिवाइड में यहाँ से देखिए c1a2 माइनस c2a1, इसकी वैल्यू आप लिख लीजिए। उसके बाद 1 के डिवाइड में क्या आएगा, a1b2 माइनस a1b2 और यहाँ से a2b1, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का आपको डायग्राम बताया था और वहां से हम इस टाइप से लिख सकते हैं, x के डिवाइड में ये वैल्यू है, y के डिवाइड में है और 1 के डिवाइड में, तीनों वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। अब आपका काम क्या है, इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ आप वैल्यू पुट करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ राइट साइड में, x के डिवाइड में क्या है, b1c2 या b2c1। अब अगर आप ये डायग्राम बनाना चाहते हैं तो एक बार और बना सकती हैं, x y1। अब इनकी वैल्यू रख लीजिए। b1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए b1 की वैल्यू है 1, c1 की वैल्यू क्या है -5, यहाँ लिख लीजिए। a1 की वैल्यू क्या है 2, आप यहाँ लिख लीजिए। b1 की वैल्यू क्या है 1, आप यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद देखिए b2 c2 a2 और b2 की वैल्यू क्या है 2, c2 की वैल्यू क्या है -8, a2 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू दोबारा से 2। अब आप लिखेंगे x के डिवाइड में, यहाँ से x के डिवाइड में जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा -8 इंटू 1, यानी कि -8, उसमें से आपने माइनस करना है 2 -5 माइनस का 10, यानी कि इसमें से आप माइनस का 10 माइनस करो, इक्वल टू होगा y के डिवाइड में 8 यहाँ से देखिए 5 इंटू 3 15 माइनस 8 इंटू 2 16, और ये जो 5 इंटू 3 15 है ये क्या है नेगेटिव, क्योंकि 5 नेगेटिव है, ये ध्यान रखें, इस टाइप की मिस्टेक होंगी। 1 डिवाइड 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 1 3, यहाँ आप इस टाइप से लिखते हैं। अब देखिए x के डिवाइड में वैल्यू क्या है -8 और +10, यानी कि 2 हो गया। उसके बाद y के डिवाइड में वैल्यू क्या है -31। अब एक चीज और देख लीजिए, मैं -31 लिख रहा हूँ, यहाँ -8 था, एरो के साथ दिखा नहीं, ये -8 और 2 माइनस का 16, और माइनस के 16 को माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी प्लस का 16। इस टाइप की मिस्टेक का ध्यान रखें कि वैल्यू प्लस की है या माइनस की है। अब -15 + 16 वैल्यू क्या आई 1 इक्वल टू 1/4 - 3, ये तो 1 हो गया। अब यहाँ से अगर हम फर्स्ट और थर्ड रेशो को इक्वल लेते हैं, x/2 की वैल्यू क्या आ रही है 1, देन x की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। अगर इन लास्ट के दो रेशो को इक्वल लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आई 1, यानी कि x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, y की वैल्यू मिल चुकी है। अब इन दोनों वैल्यू से ये देखिए कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। जैसे लिखा था x की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 4 +1 5, ये तो 5 गिवन है तो सही होगा। उसके बाद 3 इंटू 2 6 +2 8, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को वेरीफाई कर लिया। दिस मीन्स यही इसका क्या होगा एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1। ये सिर्फ आपको रफली समझाने के लिए लिखा है, कहीं ऐसा सोचो कि आप बुक में भी ऐसा लिखोगे जैसे आप रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करते हो ना, ये वो वाली चीज है। यानी कि एग्जाम में जब भी आप लिखो तो कंप्लीट, जैसे पहले वाला क्वेश्चन कराया था कि फर्स्ट इक्वेशन लिखे कंपेयर किसके साथ कर रहे हो, फिर किसकी वैल्यू आपने निकाली, सेकंड इक्वेशन किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, आपने किसकी वैल्यू निकाली, उसके बाद आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, और ये वैल्यू रेशो फाइंड आउट करने से आपको क्या पता चला, वहां से हमें पता चला कि ये जो दोनों इक्वेशन है वो किसकी है, इंटरसेक्टिंग लाइन की। अगर ये इंटरसेक्टिंग की लाइन की इक्वेशन है, दिस मीन्स इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। उसके बाद टू फाइंड द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन वी विल यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा, आप इसका डायग्राम बनाएंगे कि ये जो वैल्यूज है ये आपस में क्या होगी इक्वल। उसके बाद इनकी आप वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करके और लास्ट में आंसर।
तभी आपके कंप्लीट नंबर होंगे। लेट अस सपोज अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है तभी आपके 5 मार्क्स है। ये सिर्फ बोर्ड पे समझाने के लिए होता है, क्योंकि बोर्ड पे अगर हम A to Z पॉइंट लिखेंगे तो वहाँ टाइम काफ़ी कंज्यूम होता है, और हम कोशिश करते हैं कि कम समय में आपको ज़्यादा पढ़ाया जाए। यानी कि वो चीज़ें हम एक क्वेश्चन के लिए तो कर ही देते हैं, ये क्वेश्चन आप इस टाइप से सोल्व करेंगे, और आपको एग्जाम्पल भी पढ़ने के लिए इसी वजह से बोलते हैं कि आप उनको सोल्व कीजिए। जब आप सोल्व करते हैं एग्जाम्पल को कॉपी पे, पहले देखिए एग्जाम्पल को सोल्व कैसे करना होता है मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल की आप स्टेटमेंट पढ़े, जो भी आपको इंट्रोडक्शन करवाया गया था उसके अकॉर्डिंग। अब स्टेटमेंट से आप रफ कॉपी पे उसको सोल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। आप उसको सोल्व करते हैं, अब वो जो एग्जाम्पल ऑलरेडी बुक में भी सोल्व है, तो आप वहाँ बुक से मैच करके देखिए कि आपने ऐसा क्या लिखा है कि बुक में तो कुछ हो रही है, कि बुक में और आपके क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, कि बुक की राइटिंग स्किल कैसी है और आप इसको कैसे लिख रहे हैं। आपका आंसर क्या आया है, बुक में आंसर क्या गिवन है। बुक में 1-2 स्टेप डायरेक्ट लिख दिए जाते हैं, लेकिन आप जो भी स्टेप लिखें वो कंप्लीट हो हर एक स्टेप के साथ। यानी कि ये नहीं कि आप स्टेप 1 में यहाँ इक्वेशन लिख रहे हैं और डायरेक्ट उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप पहले ये तो फाइंड आउट करें इसका सोल्यूशन हम निकाल भी सकते हैं कि नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। क्वेश्चन है जो बिल्कुल इजी है, मैं 2 पार्ट आपको करवा चुका हूँ, बाकी के पार्ट आप खुद से करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में जो स्टेटमेंट है उसमें आपसे क्या पूछा गया है, एक बार स्टेटमेंट को पढ़े आप। बिल्कुल इजी सा इस टाइप का एक एग्जाम्पल भी है, अगर आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक कंडीशन गिवन है जिसको वेरीफाई करने के लिए हमें कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी है। अब वो कांस्टेंट के भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी हमें गिवन हो सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब देखिए यहाँ ए और बी दे दिया है, कई जगह के लिखा होता है, तो चाहे कोई भी वैल्यू हो, हमें एक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होगी, आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ए बी सी के पी क्यू ये कुछ भी दे सकते हैं, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जिसके लिए जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो। तो फर्स्ट की स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें देखिए 2x + 3y = 7। अब ये = 7 जनरल फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, 2x + 3y - 7 = 0। उसके बाद लिखे सेकंड इक्वेशन a - b इंटू में x, उसके बाद a + b इंटू में y है, और ये जो कांस्टेंट है वो लिखा है 3a + b - 2। अब a और b की किस वैल्यू के लिए इनके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इसको भी हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। a - b इंटू में x प्लस a + b इंटू में y, और यहाँ से वैल्यू आएगी -3a - b + 2 = 0। अब यहाँ से देखें जो फर्स्ट इक्वेशन है, कंपेयर, इसको फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं और ये सेकंड। स्टेप वाइज सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। कंपेयर इक्वेशन 1 विद किसके साथ कंपेयर करते हो आप, a1x + b1y + c1 = 0। देन वी गेट क्या मिला, जो a1 की वैल्यू है वो कितनी आई 2, b1 की वैल्यू है वो कितनी आई 3, और c1 की वैल्यू क्या आई -7। इसी तरह इस सेकंड इक्वेशन को आप कंपेयर करो। कंपेयर इक्वेशन सेकंड विद, सेकंड है तो a2x + b2y + c2 = 0। अब हमें यहां से क्या मिला, देन वी गेट a2 की वैल्यू क्या होगी, देखिए x का कोफिशिएंट क्या है a - b, जो a2 की वैल्यू है वो a - b, b2 की वैल्यू है वो क्या है a + b, जो c2 की वैल्यू है वो सारी कांस्टेंट वैल्यूज। अब x और y वाले टर्म को छोड़ के जो बाकी सारी वैल्यू है वो क्या है कांस्टेंट, उनकी -3a - b + 2। अब देखिए हमें क्या गिवन है कि ये जो इक्वेशंस है इनके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। दिस मींस ये इक्वेशन कौन सी होंगी, कौन सी लाइनों की इक्वेशन होगी, कोइंसिडेंट लाइन की। और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन
हमें गिवन क्या है, A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन के जो कोफिशिएंटों का रेशो है वो क्या रहता है, इक्वल, यानी कि A1 बाय A2 का रेशो B1 बाय B2 के इक्वल और C1 बाय C2 के इक्वल। तो यहां से हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। A1 की वैल्यू क्या है 2 डिवाइड में A2 की वैल्यू क्या है A माइनस B, ये किसके इक्वल होगा, B1 की वैल्यू 3 डिवाइड में B2 की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए A प्लस B इक्वल टू C1 की वैल्यू क्या है -7, C2 की वैल्यू -3A माइनस B प्लस 2। अब ये तीनों आपस में इक्वल है, यानी कि A और B की किस वैल्यू पे ये जो तीनों रेशोज हैं वो आपस में इक्वल होंगे। तो हम इसको सोल्व करने के लिए पहले 2 का यूज करते हैं, पहले 2 रेशो को उठा लेते हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल। अगर पहले 2 रेशो का हमने यूज किया तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 3 इंटू A 3A माइनस 3B इक्वल टू 2A प्लस 2B। अब एक 2A को इस साइड माइनस में लेके आइए, 3A माइनस 2A इसको प्लस में लेके जाइए इक्वल टू 2 प्लस 3 5B, यानी कि A की वैल्यू आपको क्या मिली 5B। अब यहाँ A और B के बीच में आपको सिर्फ रिलेशन पता चला है। उसके बाद सेम इसी तरह ये जो 2 रेशोज हैं लास्ट के, इनकी वैल्यू को आप कंपेयर करें, यानी कि हम यहाँ से लिखेंगे जो 3 बाय A प्लस B है वो इक्वल है -7 बाय -3A माइनस B प्लस 2। अब यहाँ से भी हम AB की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से देखिए -7A और -7B इक्वल टू होगा 3 इंटू -3 माइनस का 9A माइनस 3B प्लस 6। अब 9A को इस साइड प्लस में लेके आए, ये -7A है और ये 9A है तो 2A होगा, -7B और इसको इसी साइड लेके जाए, राइट साइड में B रखेंगे हम। राइट साइड में क्या होगा -3B और प्लस का 7B, यानी कि 4B प्लस 6। अब यहां से देखिए A की वैल्यू क्या थी 5B, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर चुके हैं, इसको थर्ड मान लीजिए, इसको फोर्थ मान लीजिए। और इक्वेशन थर्ड में जो A की वैल्यू आई है 5B, वो हम यहाँ पुट कर देते हैं 2 इंटू में 5B, A की जगह हमने क्या रख दिया 5B इक्वल टू 4B प्लस 6। 5 इंटू 2 10B इक्वल टू 4B प्लस 6। 4B माइनस में होगा 10 माइनस 4 6B इक्वल टू 6। देन जो B की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1। B की वैल्यू हमें क्या मिली 1। अब B की वैल्यू 1 है और A इक्वल टू क्या है 5B, तो A की वैल्यू क्या होगी 5, यानी कि B की जगह हमने क्या पुट कर दिया 1। तो हमें यहां से मिला A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 1, यानी कि A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 1 के लिए ये जो दोनों इक्वेशन है वो कौन सी लाइन की इक्वेशन होगी, कोइंसिडेंट लाइन की। अब आप यहां से चेक कर सकते हैं, देखिए इसमें A1 B1 C1 की तो कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, हम A2 की वैल्यू निकालते हैं। यहां से देखिए A2 की वैल्यू क्या आएगी, A माइनस B था, यानी कि A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 1, तो 5 माइनस 1 4, B2 की वैल्यू 5 प्लस 1 6, C2 की वैल्यू 5 है तो 5 और -3 -15 और माइनस का ये क्या है 1 प्लस 2 माइनस का 16 और 2 माइनस का 14। अब देखिए तीनों रेशो इक्वल हो रहे हैं कि नहीं। A1 की वैल्यू क्या है, मैं यही लिख देता हूँ, A1 की वैल्यू 2 बाय A2 की वैल्यू क्या है 4, यानी कि 1/2 हो गया। तो B1 की वैल्यू 3 और वहां क्या है 6, ये भी क्या हो गया 1/2 और C1 यानी कि -7 बाय -14, ये भी कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1/2। यानी कि A की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 1 के लिए ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कौन सी लाइनों की इक्वेशन होगी, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन। अब जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद से सोल्व करेंगे। इसी तरह की कंडीशन गिवन है, बिल्कुल इजी है, जो भी आपको गिवन है उसकी वैल्यू उसमें जो रेशोज हैं वो इक्वल रख लीजिए। पैरेलल गिवन है तो आप क्या करोगे, लास्ट वाले रेशो को नॉट इक्वल, पहले 2 रेशो क्या होंगे इक्वल। इंटरसेक्टिंग गिवन है तो ये पहले वाले इक्वल ही नहीं होंगे, उस केस में हम वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि पेयर तो इक्वल है ही नहीं।
सिर्फ हम एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ इस वैल्यू के लिए इक्वल होंगे, या फिर वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे आप एक ही इक्वेशन से लाइन के बहुत सारे सॉल्यूशन निकालते हैं। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको आप इजीली कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और बोला गया है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उससे इसको सोल्व कीजिए। ये काफी इजी सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका काम यही है कि आप थर्ड क्वेश्चन को दोनों मेथड से सोल्व करें और उसको मेरे तक भेजें, ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि आपने एक्चुअल में जो क्लास मैंने आपको भेजी है ये आपने देखी भी है नहीं, कि पढ़ भी रहे हैं कि नहीं। तो इन चीज़ों के लिए अब आपका काम है नेक्स्ट वीडियो आने तक आप 3.5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है उसमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है, 4-5 पार्ट हैं। स्टेटमेंट से आप लीनियर इक्वेशन बनाओगे और उन लीनियर इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करोगे। उनमें से कुछ ऐसी स्टेटमेंट है जो प्रीवियस एक्सरसाइज में रिपीट हो चुकी हैं, जैसे एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन था, एज वाला क्वेश्चन था, नोट वाला क्वेश्चन था कि 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट हैं तो टोटल नंबर ऑफ नोट कितने हो गए। उनको भी आप इजीली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे को क्वेश्चन नंबर थर्ड सोल्व करके दीजिए, और जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ के जितने भी पार्ट आपसे सोल्व होते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप बताएं या फिर पर्सनली मेरे को आप मैसेज करें। फोर्थ पार्ट में से जो क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट के वो जो हो चुके होंगे, तो उनको हम वीडियो से स्किप करेंगे। यानी कि जो भी क्वेश्चन आपका रहता है सिर्फ उन्हीं पार्ट को ही करवाएं, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन और A to Z पार्ट आपको करवा दिया। तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास क्या बचेगा? एग्जाम्पल तो वैसे ही आप प्रैक्टिस बहुत कम करते हो, सिर्फ पढ़ते हो, लेकिन मैथ को कभी भी पढ़ना नहीं होता। एग्जाम्पल को भी रफ कॉपी पे सोल्व करके देखना है, ये चीज़ें आप ध्यान रखें। तो नेक्स्ट वीडियो तक थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन जितना हो उसके आप सोल्व करें और मेरे को उसको सेंड करें। थैंक यू।